एक और खबर की तरफ E20 को लेकर लगातार ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसकी वजह से गाड़ियों के माइलेज में कमी आ रही है। सवाल यह भी है कि आखिर जो इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है वो बनता कैसे है और कैसे वो तैयार किया जाता है। आखिर इथेनॉल बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, इसके लिए न्यूज़ 24 की टीम ने दिल्ली से यूपी के पीलीभीत तक का सफर किया है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। E20 की वजह से लगातार देश में इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या E20 की वजह से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, क्या वाकई एथनॉल इसके लिए जिम्मेदार है और एथनॉल बनता कैसे, इस पर तमाम सवाल भी उठते रहे हैं और इसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से हुई है इसको जानने के लिए लोग उत्सुक भी रहते हैं। तो फिलहाल हम लोग हैं पीलीभीत की एक शुगर फैक्ट्री में और आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर एथनॉल, जिसके बारे में इतना विवाद है, कहानियाँ हैं, चीज़ें हैं, वो एथनॉल बनता क्या है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है और जो बातें कही जाती हैं कि इससे किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है, उसके पीछे तथ्य क्या है, उसके पीछे कहानी क्या है। तो चलिए ज़रा इस फैक्ट्री के अंदर समझाते हैं आपको कि आखिर E20 में मिलने वाले एथनॉल की कहानी क्या है, उसके बनने का प्रोसेस क्या है। तो हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर एथनॉल बनता कैसे है, लेकिन इसका प्रोसेस बेहद टफ है। लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है LHSF डिस्टिलरी डिवीज़न और जिस टैंक पर मैं खड़ा हूँ इसकी क्षमता करीब 50,000 कुंटल है। अब आप सोचिए ये एक टैंक है, इसके बराबर में दूसरा एक टैंक और फिर तीसरा एक टैंक, ऐसे 3 टैंक हैं और ये करीब ज़मीन से 12 मीटर ऊंचा है। आप सोच सकते हैं कितनी ऊंचाई पर रहे हुए हैं। एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ से ज़मीन कितनी नीचे है और साथ साथ ये जो टैंक है वो अपने आप में हज़ारों लीटर एथनॉल बनाने की क्षमता आगे प्रोसेस में करवाता है। अगर मैं सर आपसे पूछूं कि जो टैंक है इसका अपने आप में क्षमता बेहद ज़्यादा है, किस तरीके से ये प्रोसेस में होता है, ये पहला पड़ाव है, ये पहले पड़ाव में आप लोग क्या करते हैं? पहले पड़ाव में पहले हमारा जो मोलासिस आता है वो बाई टैंकर आता है, उसके बाद में हम अनलोडिंग पिट है वहाँ अनलोड करते हैं, देन इसको हम फिर बाद में टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि ये एक्साइजेबल मामला है तो एक्साइज की पूरी निगरानी में ये काम होता है, तो हमको उसके डॉक्यूमेंट सारे मेंटेन करने पड़ते हैं डेली। उसके बाद में फिर बाद में ये हमारा DA टैंक में जाता है, फिर अंदर फर्मेंटेशन के लिए। सादी भाषा में कहूँ, साधारण शब्दों में कहूँ तो मोलासिस होता क्या है, किस तरीके से आम जनता इसको समझेगी? तो मोलासिस जो है वो हमारा शुगर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। यानी कि आपका शुगर केन हमने हार्वेस्टिंग करके और ग्रोवर्स के थ्रू जो है शुगर केन को मंगाया प्लांट में, उसके बाद में उसको प्रोसेस किया, उससे शुगर को अलग कर दिया। शुगर के अलग करने के बाद में जो बाई प्रोडक्ट बचा वो हमारा मोलासिस है, उसको हम यूज करके और उसके बाद में एथनॉल बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल है बिल्कुल, है ना, उस वेस्ट मटेरियल को आप यूज करके एथनॉल डेवलप करते हैं। तो ये जो पूरा टैंक है इसमें क्या रहता है, यहाँ पर आप लोग जो है वो डालते हैं, स्टोर करते हैं, उसके बाद ये मोलासिस आगे आगे प्रोसेस होता है। तो ये पहला पड़ाव है। इस पहले पड़ाव के बाद दूसरे पड़ाव की हम तरफ जाएंगे, वो क्या रहेगा सर? सेकंड प्रोसेस क्या है इसका? सेकंड प्रोसेस है कि यहाँ से फिर में हम फर्मेंटेट करते हैं। फर्मेंटेशन में टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन है उसका, साइकिल टाइम है कि जब जितना टाइम उसको शुगर को एथनॉल में कन्वर्ट होने में लगता है। वो कहाँ पर है सर? वो आगे ये प्रोसेस पूरी लाइन है हमारी, जो जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। जी ये यहीं पर, ये हाँ, ये पूरे फर्मेंटर हमारे हैं। और जब फर्मेंटर में कंटिन्यूस प्रोसेस चलाने के लिए एक फर्मेंटर फाइनल हो जाता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, तो ये साइकिल हमारी बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पहला प्रोसेस हमने पूरा कर लिया, सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इतनी ऊंचाई से जो हमने आपको टैंक दिखाया, उस टैंक में जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, अब ये समझिए ज़रा, इसको देखिए ध्यान से। ये वही रॉ मटेरियल है जिससे एथनॉल बनता है और यही वो रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि अब E20 में इसके वजह से ही एथनॉल मिल रहा है। तो सर पहला सवाल मेरा आपसे ये क्या चीज़ है साधारण शब्दों में, आम शब्दों में, और ये आम जनता कैसे समझ पाएगी, इसको ज़रा डिस्क्राइब करिए। ये जब हम अपनी शुगर फैक्ट्री में केन क्रशिंग करते हैं तो उससे शुगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री में ये निकलता है और ये डिस्टिलरी का रॉ मटेरियल है जिससे हम फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन के बाद एथनॉल बनाते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं तो एक तरीके से ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं था अब तक, या इससे पहले इसका कुछ काम? पहले भी इसका इस्तेमाल होता था, पहले छोटे स्केल पे इस्तेमाल होता था। पहले भी इसका जो एथनॉल, कंट्री लिकर
और केमिकल्स वगैरह में इस्तेमाल होता था। अब इसका प्रोडक्शन जो एथेनॉल बनाने में हो रहा है। अच्छा सर, ये 200 ml है लगभग। अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें से कितना एथनॉल बन सकता है और क्या प्रोसेस होता है इसका? नॉर्मली जो मोलासिस से जो एथेनॉल बनता है हमारा, अगर हम क्विंटल्स में बात करें तो 1 क्विंटल से 23.5-24 पर लीटर एथेनॉल बनता है। और इसमें पानी कितना मिलाया जाता है? लगभग लोग कहते हैं पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। पानी तो सिर्फ इसके फर्मेंटेशन के लिए मिलाया जाता है, टू मेक प्रोसेस इफेक्टिव। तो इसका 250% करीब पानी मिलाते हैं इसमें। करेक्ट। और ये एथनॉल जो है बनने की प्रक्रिया का सबसे पहला पोर्शन है। तो आपने समझिए ज़रा, फिलहाल ये समझिए कि ये जो स्थिति आप देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं सर, इसे टच कर सकते हैं, है ना? ज़रा मैं उंगली में दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल चिपचिपा सा है ये, अगर आप देखेंगे बिल्कुल कहा जाए एक तरीके से मोबिल ऑयल तरह से, बहुत चिपचिपा, बिल्कुल रेड कलर का है ये। और यही प्रोसेस में आगे जाके एथनॉल में तब्दील होता है। चलिए समझ लेते हैं कि सेकंड प्रोसेस क्या है और उसके बाद किस तरीके से चीज़ें प्रक्रिया आगे बढ़ती हैं। तो फिलहाल सेकंड प्रोसेस में हम लोग आ चुके हैं। आशीष गुप्ता जी मेरे साथ हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि हमने दिखाया कि कैसे फर्स्ट प्रोसेस होता है, सेकंड प्रोसेस ये है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये 2 बड़े टैंक्स मुझे पीछे नजर आ रहे हैं, 1, 2, और ये 2 छोटे टैंक्स, एक मेरे इस तरफ है और दूसरा जो है वो इस तरफ है। इन चारों टैंक्स में क्या क्या होता है? पीछे वाले 2 टैंक्स का क्या यूज़ है और इन दोनों का क्या यूज़ है? वो फर्मेंटर्स हैं जिनमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ये वाटर के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो पानी जो मिलाया जाता है, यानी दोनों पहले मिक्सअप होते हैं, देन ये प्रोसेस होता है और उसके बाद ही चीज़ें फाइनलाइज होती है। ये कितने दिन का प्रोसेस होता है लगभग, अगर मैं आपसे पूछूं? ये ऑनलाइन ये चला करता है कि एक बार जब बैचेस में होता है कि एक बैच पूरा हुआ, फिर दूसरा सेकंड बैच, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, एक बार में कितना ये लगभग प्रोसेस हो पाता है यहाँ से? मतलब 160 KL जो है किलोलीटर इस डिस्टिलरी की कैपेसिटी है, तो 1,60,000 लीटर जो है पर डे का प्रोडक्शन 24 घंटे में प्रोडक्शन एथेनॉल का फाइनल प्रोडक्शन वो होता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ज़मीन से करीब करीब मान के चलिए 30-35 फीट ऊंचाई है और इससे भी ऊपर ऊंचाई पर जो है वो टैंक्स पहुँचते हैं। ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स आपको नज़र आ रही होंगी, टैंक्स नज़र आ रहे हैं, इनका प्रोसेस क्या है, इसका वजह क्या है यहाँ पर लगने की, और हर टैंक की अपने आप में कोई ना कोई वजह भी है और उसकी ज़रूरत भी है। अगर मैं आपसे पूछूँ ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, थोड़ा समझाइए। सबसे पहले हमारा ग्रेन मिल होता है जो आप सामने देख रहे हैं, उससे हम लोग जैसे ग्रेन से अगर बनाते हैं तो यहाँ पे उसको पीस करके यहाँ पे ले आते हैं। उसमें थोड़ा पानी मिला के इसमें थोड़ी देर के लिए पकता है वो। इसके बाद पकने के बाद ये जो अपने फर्मेंटर हैं इनमें जो है 48 घंटे तक होल्ड करते हैं, तो जो भी उसमें शुगर होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके आगे चल करके हम लोग डिस्टिलेशन एरिया में उससे अल्कोहल को अलग कर लेते हैं। अच्छा, ये फर्मेंटर नंबर 7 है। कितने ऐसे फर्मेंटर हैं यहाँ पर? ये इसमें 5 फर्मेंटर हैं यहाँ पर। प्रोसेस होने के बाद ये मीटर किस चीज़ काम आता है? इसमें से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर मीटर होते हैं और वाटर के लिए मीटर होते हैं, कितना पानी हम इसमें मिला रहे हैं तो उसका जो रेशियो होता है उसको मेंटेन करने के लिए। और फिर जब फर्मेंट हो जाता है तो इसमें स्टोर कर लेते हैं, इसको वाश होल्डिंग टैंक बोलते हैं हम लोग। तो ये जो पाइप सिस्टम है सब कनेक्ट है और देन कनेक्ट होके सब कुछ इसमें जा रहा है, हाँ है ना? हाँ। और यहाँ पर क्या रहेगा वॉश होल्डिंग टैंक में? ये पूरा वाश होल्डिंग टैंक में होता है जब हमारा मटेरियल फर्मेंटेड हो जाता है तो उसको वाश होल्डिंग टैंक में स्टोर करके आगे इथेनॉल को सेपरेट करने के लिए, अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में। अच्छा, हाँ। और उसके बाद जो है वो वहाँ पर क्या प्रोसेस है वो भी आपको समझाते हैं, चलिए चलते हैं। फर्मेंटेशन में तीसरा प्रोसेस होता है कि अल्कोहल को एथनॉल को अलग करने का, शायद यही है। ये अपना अल्कोहल सर इसमें वाश बन गई, वाश है। वाश को हम लोग एनालाइजर कॉलम है अपना ये बड़ा वाला, सामने बड़ा वाला कॉलम है, हाँ, वाश होल्डिंग टैंक से एनालाइजर में फीड कर देंगे। ठीक है। फीड करने के बाद इसमें टेम्परेचर रहता है तो वाश जो है अल्कोहल है वाप बन के ऊपर जाती है, वैक्यूम से उसको इसमें ले आते हैं आरसी कॉलम में। यहाँ से अपना अल्कोहल सेपरेट हो जाता है आरएस के फॉर्म में। और बाकी जो एथनॉल है वो कहाँ जाता है? कॉलम बने हुए हैं, आरएस को एथनॉल के कॉलम में अलग फीड किया जाता है, उसमें उसका मॉइस्चर रिजर्व किया जाता है, उसको प्योरिटी लाने के लिए 100% लाने के लिए उसका पानी उसका डिस्ट्रीब्यूट। क्या कितना टेम्परेचर रहता है लगभग इसका? टेम्परेचर हर कॉलम का सर अलग अलग है, नीचे का 60, बीच का 70, 82, ऊपर पूरे कॉलम का अलग अलग जाता है। अब चलिए लास्ट में आपको दिखाते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो किस तरीके से बनता है और एथनॉल कहाँ पर इकट्ठा होता है। तो फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल और एथनॉल अलग हो गया। अब आप समझिए कि एथनॉल यहाँ से किस तरीके से रिसीविंग टैंक में जाएगा,
रिसीवर कैसे उसे लेंगे, ये प्रोसेस क्या रहता है, तो थोड़ा सा समझाइए सर। इस टैंक के बाद अब क्या प्रोसेस रहना है? डिस्टिलेशन के बाद में जो डेली रिसीवर टैंक है, इसमें डेली का प्रोडक्शन स्टोर होता है। एक प्रॉपर इसका मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट के बाद में, क्योंकि एक्साइजेबल प्रोडक्ट है, एक्साइज में एंट्री, डेली प्रोडक्शन डिक्लेयर करने के बाद में फिर ये मेन एथेनॉल टैंक्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी जो सबसे बड़े टैंक्स हमको दिख रहे हैं, इन सब में एथनॉल रहेगा एथेनॉल भरेगा और फिर सीधे यहाँ टैंकर से यहाँ पे टैंकर से डिस्पैच होकर के डिस्पैच होएगा। तो आखिरकार फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, जिसके हम तलाश में या जिसको हम ढूंढते हुए, जिसको समझने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे थे। ये एथनॉल आपके सामने है और अब आप देख रहे होंगे तो लग तो ऐसा रहा है जैसे पानी है, और तमाम लोग भी कहते हैं पानी है, लेकिन फ़िलहाल एक्सपर्ट मेरे साथ है और हर प्रोसेस को हम समझते हुए आए हैं। तो ये इतना ज्वलनशील है कि हल्की सी माचिस की तिल्ली अगर लग जाए तो सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा अपने आप में हादसा हो जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ गया, सारा प्रोसेस पूरा हो गया लगभग। हाँ, पूरा प्रोसेस के बाद ये एथेनॉल बनता है जो हम लोग हैं OMCs को सप्लाई करते हैं। अच्छा, और ये अगर मैं आपसे पूछूं तो लग तो रहा है जैसे इसकी स्मेल अगर मैं देखूं इसमें तो कुछ स्पिरिट टाइप की है ना। ये जो हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट ही बनाते हैं, उसके बाद उसमें से पानी का डिहाइड्रेशन करते हैं। इसमें से वो 95% प्योर होता है, ये 99.8% प्योर है। अच्छा, उसके बाद हम सप्लाई करते हैं इसको। यानी सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं एथेनॉल होता है। अच्छा, यस। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमने आपसे काफ़ी समय लिया आज यहाँ पर। लोग कहते हैं कि अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो अलग हो जाता है, या पेट्रोल और एथनॉल को मिलाइए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो पेट्रोल अलग होता है और पानी अलग हो जाता है। क्या ये वाकई सच हो सकता है या नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जो वाटर कंटेंट बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? तो कई सारी भ्रांतियाँ थी जो दूर हो गई, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपके दिमाग में होंगी। लेकिन आखिरी बार मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ ज़रा। इसकी जो स्थिति है, देखिए थोड़ा सा मैं हाथ में ले रहा हूँ इसे, और लगभग अब ये मेरे पूरे हाथ में है, स्पिरिट फॉर्म में है। ऐसे मैंने किया और विद इन अ सेकेंड के अंदर ये एथनॉल जो है वो हवा में गायब हो जाएगा। आप सोचिए कितनी जल्दी ये गायब हो रहा है, कितनी जल्दी ये ऑब्जर्व हो। देखिए मुश्किल से 5-7 सेकंड के अंदर मेरा हाथ जो है वो पूरी तरीके से सूख गया है। बहुत स्पष्ट बात है, आप कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो नया प्रोडक्ट है, भारत में नई क्रांति लाने की बात जो की जा रही है, और सोच के साथ, इस क्रांति के साथ इस एथनॉल को आगे बढ़ाया जा रहा है, निश्चित तौर पे विकसित भारत को गति तो देगा ही देगा, लेकिन साथ साथ ये भी समझाएगा कि आने वाले समय में इस प्रकार के प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है और किस प्रकार की ज़रूरत भी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 पीलीभीत।